Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टैक्स फाइलिंग, बिजनेस रिटर्न्स, स्पेशली फॉर द AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. एसोसिएशन पर्संस लॉ में ऑलरेडी डिफाइंड है. यूजुअली द एसोसिएशन ऑफ पर्सन mostly referred to as the partnerships. पार्टनरशिप जो हमारे यहाँ बड़ी वेरी कॉमनली नॉन कहते हैं जी, पार्टनरशिप है जी हमारे. और पार्टनरशिप है दो या उनसे ज्यादा लोग एक पार्टनरशिप बना लें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत, और वो एक रजिस्टर्ड फॉर्म बन जाती है. अगर उसको रजिस्टर करवाएं, अगर उसको रजिस्टर ना करवाएं तो वो अनरजिस्टर्ड फॉर्म बन जाती है. टैक्स लॉ में ऑब्वियसली उसकी क्या प्रोविजंस हैं. टैक्स लॉ में AOP की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं, और वो क्या उनके बारे में लॉ क्या कहता है. टैक्स लॉ आज हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट जनाब अजीज खटक साहब, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. अच्छा अजीज खटक साहब, आज हमारे लिए क्या लाए हैं? आई थिंक लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, ताकि हम अपने व्यूअर्स को, जो कि इस वक्त बड़ा ये सीजन भी चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, उनकी रहनुमाई के लिए ये हम उनको बताएं. और दूसरी बात ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको बता दें, हम जो भी बातें करते हैं कोशिश ये करते हैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करें ताकि आपको समझ आ जाए. हमारे वो व्यूअर्स जो कि हमारे इस ऐसी वीडियो से, प्रोग्राम से ऐसी रहनुमाई लेना चाहते हैं कि वो खुद रिटर्न फाइल करें या खुद रिटर्न को अपने कम से कम समझें कि व्हाट इज द बेसिक थिंग ऑफ एज फार एज इनकम टैक्स रिटर्न्स आर कंसर्न, उनके लिए ये हमारी एक कोशिश है. उसकी कोशिश, और दूसरा उसमें खासकर जो एक कन्फ्यूजन प्रिवेल करती है कि इनकम टैक्स रिटर्न बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत मसाइल हैं, तो वो हम उनकी थोड़ी सी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं. उनके लिए ट्राई करते हैं एक सिंप्लीफाइड गाइड की शक्ल में अपने इस वीडियो में बात करें. सो अजीज खटक साहब, प्लीज प्रोसीड. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात की थी इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरली प्रोस्पेक्टिव से. जी, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ बिजनेस इनकम AOP के प्रोस्पेक्टिव में. सबसे पहले कि टैक्सेबिलिटी क्या है, AOP पे कितनी इनकम एग्जेम्प्ट है, और AOP की किस लिमिट से इनकम बढ़ जाए तो वो टैक्सेबल होती है. उसमें 4 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है. अगर एक AOP की टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर 4 लाख से ज्यादा है तो उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है. उसके लिए आगे मुख्तलिफ स्लैब रेट्स हैं जो मैक्सिमम 35% तक जाते हैं. अच्छा, जो 4 लाख से कम है, अगर इस साल किसी की रिटर्न इसकी इनकम, तो वो टैक्स से एग्जम्प्ट है. लेकिन अगर वो ऑलरेडी अपनी अपनी रिटर्न फाइल करता था, उसने फाइल फिर भी करनी है. फॉर एग्जांपल, हाँ जी, एक AOP बिजनेस ने एंटीएन ले लिया है, लेकिन उनकी टैक्स इनकम इस साल फर्ज करें 4 लाख से कम है. लॉ स्टिल रिक्वायर्स फ्रॉम हिम कि वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा. जी सर, लेकिन उसको टैक्स नहीं पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी उसकी नील होगी, लेकिन रिटर्न उसने फाइल करनी है. जी सर, हदीस कर रिटर्न फाइल करनी है. और इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख से ऊपर है तो फिर रिटर्न फाइल करने की उस पे एंटाइटलमेंट हो जाती है, उसने रिटर्न फाइल करनी है. लेकिन 4 लाख से कम हो इनकम तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा उसका. जी. लेकिन अगर वो हदीस करते, अगर उसने एंटीएन लिया हुआ है, एंटीएन होल्डर है, उसने फिर भी चाहे नील इनकम है तब भी उसने रिटर्न फाइल करनी है. यस, बिल्कुल. ये तो सेक्शन 114 में बेसिक शराइत. जी, ठीक हो. अच्छा, आगे इनका बिजनेस की डेफिनेशन है कि बिजनेस में क्या क्या आता है. बिजनेस में एनी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन ड्यूरिंग द ईयर, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन, आपने कोई प्रॉपर्टी लीज की है वगैरह वगैरह. तो आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेपरेट प्रिंसिपल्स हैं AOP के टैक्सेशन के. नॉर्मल इंडिविजुअल से हट के इसकी टैक्सेशन होती है. अगर कोई इंडिविजुअल AOP का मेंबर है तो उसकी AOP की इनकम सेपरेटली टैक्सेबल है और उस मेंबर की इनकम सेपरेटली टैक्सेबल है. अगर कोई AOP का मेंबर है, उसने AOP से अपनी
उसको जो उसको शेयर मिलेगा अपना आफ्टर, तो वो भी टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स? नहीं, वो टैक्सेबल नहीं है। नहीं है, दैट इज नॉट टैक्सेबल। हाँ जी, जो एक एओपी जो कि जिसने अपना टैक्स पूरा पे कर दिया है इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर, जब उसने अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की टू द पार्टनर ऑफ द मेंबर्स, तो इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स वन दे गेट देयर शेयर, तो वो शेयर टैक्स से एग्जम्प्ट है। यस, कंडीशन ये है कि एओपी ने टैक्स पे किया हो। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी एओबी की मेंबर है तो वो जो कंपनी का शेयर होगा वो एओपी की टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा, बल्कि वो एओपी की टैक्सेबल शेयर में इंक्लूड होगा और जो कॉर्पोरेट रेट है उस पर टैक्सेबल होगा। आगे है कि एक मेंबर जो एओपी का एक इंडिविजुअल जो एओपी का मेंबर है उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। पहले हमने डिस्कस किया कि एओपी से उसको कोई शेयर मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन फॉर द टैक्स पर्पसेस वो उसकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक, उस पे हायर स्लैब लगेगा और उसके बाद उस पे वो एक जैसे टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन होती है उस पे एओपी के इनकम के बगैर जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो कैलकुलेट करेगा। ठीक। तो इट्स मीन के फॉर द ओनली फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं कि ओनली फॉर द सेक ऑफ रेट कंप्यूटेशन, ओनली फॉर द सेक ऑफ डिटरमिनिंग द स्लैब, मतलब उसकी स्लैब डिटरमिन हो जाएगी विच एवर हायर उसके साथ। लेकिन जब उस पे जो टैक्सेबल पार्ट के ऊपर तो ये वो स्लैब वो जो रेट लग जाएगा, लेकिन जो वो वाला पार्ट है जो कि एग्जम्प्टेड है वो बाद में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा ही है? ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, एओपी की टैक्सेशन वगैरह तो कैलकुलेशन, न्यूमेरिक कैलकुलेशन के अलावा कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी चेंजेस हैं। अगर उसके एंटिटी की ओनरशिप चेंज हो जाए, ठीक है, कि मोर देन 50% ओनरशिप चेंज हो जाए, तो जो नेक्स्ट आने वाले ओनर्स हैं वो जो अगर एओपी ने लॉस इनकर किया है और वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिजनेस लॉस 6 साल तक, लेकिन अगर उन्होंने सेम बिजनेस कंटिन्यू ना किया या बिजनेस की कोई न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया, बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, तो वो टैक्स लॉस आगे 6 सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसकी शर्त जरूरी यही है कि वो सेम बिजनेस को कंटिन्यू करें और कोई न्यू बिजनेस उसमें इंक्लूड ना करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये भी बड़ी अहम प्रोविजन है ये। ठीक है। इसी तरह चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि उनकी ट्रस्ट डीड में कोई मेजर क्लॉजेस वगैरह चेंज होगी, तो उसका यह है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी जो इसके मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने से पहले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स लायबिलिटी भी पे करें और टैक्स रिटर्न भी फाइल करें। और अगर एओपी की इनकम है कोई, तो वो जो मेंबर जिस अरसे के लिए मेंबर रहा है एओपी का, तो वो टाइम अपोर्शन बेसिस पे उनकी इनकम की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई टैक्स असेस हुआ है और किसी मेंबर से वो या एओपी से वो रिकवर नहीं हो सकता, तो ये जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में उस वक्त जो भी मेंबर इंक्लूडेड थे वो किसी से भी रिकवर हो सकती है। वो बाद में आपस में मेंबर आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज किसी भी एक इंडिविजुअल से वो रिकवर कर सकती है एओपी के बिहाफ पे। क्योंकि बड़ा क्लियर है पार्टनरशिप लॉ में भी और दूसरे दीगर लॉ में भी, क्योंकि एओपी जैसे कि अनलाइक ए कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी वो लीगल पर्सन है, लेकिन एओपी जो है वो उसका जो स्टेटस यही है, उसके जो पार्टनर्स हैं जॉइंटली एंड सेवरली आर लायबल टू द डेट ऑफ द कंपनी, टू द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। और इस तरीके से टैक्स लॉ भी कहता है कि अगर एक पार्टनर से रिकवर नहीं हो सका तो वो किसी भी पार्टनर से जिसकी कैपेसिटी है पे करने की, उससे रिकवरी करेंगे। जी। सिमिलरली अगर एओपी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हायर्स हैं उन पे टैक्स लायबिलिटी उनकी आ जाती है, वो टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे। तो अजीज कटर साहब, ये तो आप ये बता रहे कि एओपी की ये वाली जो कुछ अभी आपने क्लासेस बताई हैं, तो इससे बेहतर अगर सूट करता हो, डिपेंडिंग अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, कि कॉर्पोरेट एंटिटी की तरफ क्यों ना जाया जाए। क्योंकि देखें ना, ये जो लायबिलिटी है वो कहते हैं कि अगर उसकी डेथ हो तो मेंबर
बिल्कुल डिपेंड करता है ये जब एंटिटी आप स्टार्ट करते हैं उसकी आप बजटिंग वगैरह करते हैं तो उसी स्टेज पे आप टैक्स प्लानिंग भी करते हैं। जी। तो उस वक्त आप इसको असेस करते हैं कि आपको एज ए सोल प्रोप्राइटर, एज ए एओपी या एज ए कंपनी बिजनेस सूट करेगा। नॉर्मली टैक्स प्रोविजन तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी है तो कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स भी देना है और बाद में इंडिविजुअल जो होगा वो डिविडेंड पे भी कुछ टैक्स पे करेगा। तो इस तरह टैक्स प्लानिंग करके देखना होता है कि किस जो बिजनेस की फॉर्म है उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से भी, मैंने कहा सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग करता है। और ये लॉ में उसका राइट है कि वो देखे जी मेरा छोटा कारोबार है, मेरा बड़ा कारोबार है, कारोबार बड़ा होने जा रहा है, मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं 2 बंदे कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लीगल एंटिटी में कर सकते हैं। फिर लीगल एंटिटी में ऑब्वियसली पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, पता लगा उतना बिजनेस का साइज नहीं है जितने हम पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में है। तो एवरीवन विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू ऑन, बट इन कंपैरिजन हर एक के अपने प्लस भी हैं, अपने फिर थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं कहीं ना कहीं। जी। इसी तरह जिस तरह इंडिविजुअल को टैक्स क्रेडिट्स हासिल हैं, जैसे चैरिटेबल डोनेशन होगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह एओपी भी कुछ टैक्स क्रेडिट्स हासिल कर सकती है। उसमें शराइत ये है कि चैरिटेबल डोनेशन देनी है तो किसी रजिस्टर्ड इदारे को देते हैं, टू क्रॉस चेक देते हैं। और अगर वो किस सेक्शन 61 क्लॉज 61 जो सेकंड शेड्यूल का है उसके तहत किसी इदारे को देते हैं तो वो डायरेक्ट डिडक्शन उसकी टैक्सेबल इनकम में से क्लेम कर सकते गुड। हैं। इसी तरह कुछ ये एओपी ये की बड़ी अहम स्लाइड है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, एक्सपेंसिव एडमिसिबल। और जो फिर अगली स्लाइड जो आएगी इन एडमिसिबल वाला पार्ट, वो भी, ये बड़ी दोनों चीजें बड़ी अहम है। जी प्लीज। लास्ट वीडियो में भी हमने बड़ी डिटेल पे इस पर डिस्कशन की थी कि अच्छा। जो बिजनेस इनकम है जरूरी नहीं कि जो हमने अपने अकाउंट्स में बिजनेस इनकम कैलकुलेट की है टैक्स अथॉरिटीज को भी वो एक्सेप्टेबल है। टैक्स अथॉरिटीज ने अपने कुछ रूल डिफाइन किए हुए हैं जिसके तहत कुछ एग्जाम्पशन वो कुछ एक्सपेंसेस वो अलाउ करते हैं और कुछ डिस अलाउ करते हैं। अगर आपने टैक्स प्रोविजन को कंप्लाई किया है तो वो आपको एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया हो और टैक्स लॉ को कंप्लाई करते हुए 15,000 से ऊपर का एक्सपेंस था या 10,000 से ऊपर, अब तो वो लिमिट 25,000 की हो गई है, थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट की है। सैलरीज आपने पहले 15,000 था, अब 25,000 हो गया है कि आपने क्रॉस चेक के थ्रू पे की है। किसी सिंगल अकाउंट हेड जो 50,000 से ज्यादा ना हो उसमें आपने कैश ट्रांजैक्शन की है तो वो अलाउ है। आपने कोई एसेट खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उस पर अमोर्टाइजेशन, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, कोई तो साइंटिफिक मतलब ये जो रिसर्च का इदारा। एलिजिबल, जो एडिशनल अलाउंस है, ये जो चीजें हैं ये एडमिसिबल हैं, जो अच्छा वो डेप्रिसिएशन जो कि एज पर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लॉज है। बिल्कुल, इसके लिए टैक्स लॉ ने अपने रेट्स डिफाइन किए हुए हैं। जी जी। तो कैलकुलेशन जो इनकम होगी उसमें ऐड बैक करेंगे जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की होगी, और टैक्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं वो लेस करेंगे टैक्सेबल इनकम में से, तो वो आपको अलाउ होगी। इस तरह बिजनेस के लिए आपने कुछ लोन दिया है उस पर प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, और कुछ बैड डेट्स हो गए जो एक्चुअली में रिटर्न आप किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको अलाउ हो जाता है। इसी तरह इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टैक्सेस हों, सोर्स ऑफ इनकम जो आपके इनकम पे टैक्सेस हों, जो ये वो पेमेंट जिन पे आपने लॉ के तहत अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो टैक्स डिडक्ट ना किया हो, कोई जो लॉ की वायलेशन के लिए फाइन पेनल्टी आपने पे की हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर, और ख़ास तौर पे एक जो एओपी से रिलेटेड है कि एओपी ने किसी पार्टनर को अगर ब्रोकेज कमीशन सैलरी पे की है तो वो मेंबर की टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट होगी, वो एओपी की इनकम में ऐड बैक हो जाएगी। ठीक ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे ऊपर डिस्कस हो चुका, एक सैलरी की लिमिट है, कैश एक्सपेंडिचर की लिमिट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे, उनके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन अलाउ होगी टैक्स रेट के मुताबिक। और प्रोविजंस हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री वगैरह वो आपने क्रिएट की है तो प्रोविजंस अलाउ नहीं है, जो एक्चुअल में बैड डेट्स हुए हैं वो अलाउ है। इसी तरह एओपी को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है क्वार्टरली, जो उनकी ठीक लास्ट है। असेस्ड
क्वार्टर की इनकम होती है, उस पे वो असेस होता है। और इसमें मुख्तलिफ डेट्स हैं हर क्वार्टर के। एओपी ने 25 सितंबर तक, फिर आगे 25 दिसंबर, 25 मार्च, और जो जून के क्वार्टर की होगी वो 15 जून से पहले पहले उन्होंने एडवांस टैक्स जमा कराना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब कि बेटर के जो आपके अकाउंटेंट साहब हैं, ये आप हैं, आप जो पार्टनर जो कंसर्न है विद दी टैक्स पेमेंट्स के ऊपर अपने कैलेंडर में नोट कर लें। ये वो डेट्स हैं, जो डेट्स हैं इसको फॉलो करना, इसकी कंप्लायंस पे हद जरूरी। जी अच्छा, तो एओपी क्योंकि बिजनेस है, तो बिजनेसेस को कुछ अगर लॉसेस हुए हैं तो वो सेट ऑफ भी कर सकते हैं उसी साल में, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की डिटेल रूल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक रूल्स डिस्कशन करेंगे कि जो बिजनेस इनकम है वो 6 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एओपी के अगर लॉसेस हैं तो वो एओपी की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई इंडिविजुअल मेंबर अपनी रिटर्न में उसको एडजस्ट कर सकता है। तो एओपी की लॉसेस सिर्फ एओपी ही एडजस्ट कर सकती है। एओपी के जो लॉसेस सिर्फ एओपी ही एडजस्ट कर सकती है, ये इंडिविजुअल्स या मेंबर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। यस, ऐसे ही। ठीक है, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन कैरी फॉरवर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, कैरी ठीक है ना। फॉरवर्ड और उनकी पर्सनल रिटर्न में भी एओपी से जो लॉस आएगा, एओपी से जो इनकम आएगी वो टैक्स पर्पस के लिए उनकी इनकम में ऐड होगी, बाद ठीक में है, वो बाद में वो उसके क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जो लॉस होगा वो लॉस उसको ये कुछ नहीं करेंगे वो। ठीक। जी, तो इस तरह बिजनेस इनकम That is one more important clause। जी सर, ये प्रोविजन बड़ी अहम है। जो टैक्स टैक्स डेप्रिसिएशन है, इनिशियल अलाउंस या अमोर्टाइजेशन आपको मिली है, वो आप अनलिमिटेड पीरियड्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक साल की 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम से वो आप ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। आप उसको 50% से ज्यादा हो जाती है तो वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक, लेकिन जहां आपकी इनकम लेस देन 10 मिलियन है तो वहां ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। दैट्स इट। प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय अजीज खट्टर साहब। अब उसमें अक्सर अक्सर जो आपको बताने की कोशिश ये की गई है कि एओपी की बिजनेस और उसकी फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, और कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस एओपी को डिसअलाउड हैं, कौन कौन सी चीजें एज ए मेंबर ऑफ एओपी अलाउड हैं, कौन कौन सी चीजें एज ए मेंबर ऑफ एओपी नॉट अलाउड। क्योंकि एओपी ने अपनी सेपरेट रिटर्न जानी है, और इंडिविजुअल जो पार्टनर हैं या मेंबर्स हैं उनकी सेपरेट रिटर्न। और इन्होंने बड़े ही ब्रीफ तरीके से बताया कि क्या क्या टैक्स लायबिलिटी है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्या है, और और फिर कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको एडमिसिबल हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल हैं। डिटेल्स तो लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन है कि फॉर द डिटेल्स फॉर द फर्दर कंसल्टेंसी आप हमसे डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं। अजीज खट्टर साहब, आप इसमें मजीद कुछ चीज ऐड करना चाहें, मजीद बताएं ताकि हम इसको कंक्लूड करें। जी, इसके साथ एओपी की एज ए विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट भी लायबिलिटी होती है। उनकी अगर एक इनकम सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, पहले 15 मिलियन थी अब 100 मिलियन हो गई है, एओपी की इनकम अगर 100 मिलियन से ऊपर है तो वो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट भी होता है। तो उसने जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं साल के 75,000 से ऊपर गुड्स पे और 30,000 सर्विसेज पे, तो टैक्स विदहोल्ड करना होता है, और फिर क्वार्टरली विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी उसने सबमिट करानी होती है। तो इस तरह जो मेन पॉइंट था इसमें पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एओपी की इनकम इंडिविजुअल जो मेंबर होता है उससे सेपरेटली होती है, और एओपी की इनकम इंडिविजुअल मेंबर की जो एनुअल रिटर्न होती है फॉर द रेट पर्पस उसमें इंक्लूड होती है। थैंक यू वेरी मच अजीज खट्टर साहब, आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत ही खुलासे की शक्ल में बयान किया है। आइडियाज ऑलवेज के बहुत लंबी लंबी वीडियो ना बनाए हम, आइडियाज ऑलवेज टू बी हेल्पफुल टू यू। और ये जो इनकम टैक्स लॉ है ये बहुत डिटेल चीजें होती हैं, ज़ाहिर है इसकी कई टर्मिनोलॉजी हम आपसे मतलब कि एज ए टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश करते हैं बिल्कुल कॉमन मैन लैंग्वेज में बात करें। आइडिया ये है कि आपको अवेयरनेस देने की आपकी टैक्स पे करना आपकी लाइबिलिटी है, रिटर्न टाइम पे फाइल करना आपकी लाइबिलिटी है, प्रॉपर अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉपर अकाउंटिंग करना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम कमाते हैं, तो जाहिर है कि हमें लॉसेस भी होते हैं, और एओपी के शक्ल में लॉसेस कितने किस हद तक
सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये भी आपको बड़ा ब्रीफ में बताया। तो बाकी डिटेल के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस, टू कॉन्टेक्ट अजीज खट्टर साहब एंड कॉन्टेक्ट अस सो दैट हम आपकी मजीद हेल्प कर रहनुमाई कर सकें। और कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे फ्री रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दैट इज अ फ्री गाइड। हम कोशिश करते हैं ये सिंपलीफाइड गाइड बनाए आपके। अजीज खट्टर साहब, एनी अगर कोई पॉइंट आप मजीद ऐड करना चाहते हैं तो बताइएगा, ताकि फिर जी। थैंक यू वेरी मच सर। So nice of you for joining us in the coming in the show, और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं दोबारा हमें टाइम दीजिएगा और कोशिश करें फाइलर एंड नॉन फाइलर के ऊपर गुफ्तगू करें, और फाइलर के क्या बेनिफिट हैं और नॉन फाइलर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो कि लॉ में आए, तो ये हम डिस्कस करें। और इंशाल्लाह ताला लेडीज एंड जेंटलमैन, शेख हैंड चैनल के साथ आप अटैच रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहे, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये अवेयरनेस है, ये नॉलेज शेयरिंग है, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग है, और प्लीज इसको आगे भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।